हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है मैक्सवेल्स इक्वेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम देखी थी। तो अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स पे जाएं तो हमने देखा है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ऐसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी नहीं होती। यानी अगर हम बात करें दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम के साथ उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो एक दूसरे से कपल्ड भी नहीं है। विदाउट कपलिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट, फील्ड आर नॉट कपल्ड विद ईच अदर, है ना। एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है और एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर, और वो एक दूसरे के बिना भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ वेरी करती हैं तो उसे हम कहते हैं टाइम वेरिंग फील्ड, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक फील्ड। जैसे स्टैटिक फील्ड क्या कहा हमने, जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती है और एक दूसरे से कपल्ड नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से कपल्ड और टाइम के साथ वेरी करती है तो यहाँ पर फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अदर, मतलब एक फील्ड के बिना दूसरी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऐसे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ऐसी फील्ड जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों टाइम डिपेंडेंट हो और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो ऐसी फील्ड के लिए हमने मैक्सवेल्स ने कुछ इक्वेशन लिखी जो बेसिकली कुछ चार लॉज के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो अभी हम देखें तो जब हम मैक्सवेल्स की इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन की बात करें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स हम यूज करेंगे। वो है आपका D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, पहला सिंबल। दूसरा है B इज इक्वल टू H। तीसरा है आपका D इज C, आप कह सकते हो, इज इक्वल टू सिग्मा E। एंड J इज इक्वल टू सिग्मा B ऑफ V। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नोटेशन की बात करें तो D बताता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, B आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, H है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू आपका परमेबिलिटी है ऑफ अ मीडियम। अब आप देखिए म्यू को आप लिख सकते हैं म्यू जीरो इंटू म्यू आर, मतलब कई जगह आप देखा होगा तो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर। ठीक है, इसी तरह से एप्सिलॉन जो हमने यूज करा है दैट इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। एक है परमिबिलिटी और ये है आपका परमिटिविटी। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या हो गया आपका परमिटिविटी, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, सिग्मा आपका किसी भी माध्यम जो भी आपने लिया है उसका कंडक्टिविटी है, मीडियम का कंडक्टिविटी। रो जो आपका आ गया वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी है, बी आपका वॉल्यूम हो गया। जेसी जहां हमने लिखा है ये यहाँ पर जेसी भी लिख सकते हैं, डीसी जेसी जो आपने लिखा है वो आपका हो गया कंडक्शन करंट डेंसिटी, और ये आपका हो जाएगा जे हो जाता है आपका कन्वेंशनल करंट डेंसिटी। तो जेसी आपका जो हो जाएगा इसको हम जे के जेसी के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जेसी इज अ कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो ये बेसिक टर्म्स हम याद रखेंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर हमने मैक्सवेल ने चार इक्वेशंस दी। ठीक है, तो बेसिक जो पहला इक्वेशन था वो है आपका, पहला लॉ जो है वो है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी हमारी मैक्सवेल्स की पहली इक्वेशन जो है वो किसके ऊपर आधारित है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो हमने गॉस लॉ को प्रूव भी किया था और हमने लिखा था फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, और फाई हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकाला था, फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन फॉर सॉरी फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप ई डॉट डीएस। तो गॉस लॉ ऑफ पहला हमारा हो गया गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब जैसा हमने गॉस लॉ के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, फॉर अ क्लोज लूप ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, या हम लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो या कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। और अभी हमने पढ़ा कि अगर मेरा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 हो जाए तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो इंटू ई। तो इस एप्सिलॉन जीरो को वहां मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा d डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू क्यू, ये या कैपिटल क्यू।
टोटल चार्ज अगर आप कैपिटल क्यू ले लेंगे, तो इसका मतलब अगर आपको गॉस थ्योरम याद हो, तो गॉस लॉ याद हो, तो हमने क्या कहा था कि जो फ्लक्स होगा या नेट फ्लक्स या होगा वो किसके बराबर होगा, phi इज इक्वल टू या दैट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन जीरो। मतलब उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड लूप सरफेस इज इक्वल टू द नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स, है ना, जिसमें एप्सिलॉन जीरो आपका कांस्टेंट हो गया, परमिटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, अब सेकेंड लॉ, इसका मतलब अगर हम बात कर रहे थे तो हमने गॉस लॉ के थ्रू हम फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा आ गया आपका सेकेंड लॉ, दैट इज आपका गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, उसके हिसाब से फॉर अ क्लोज लूप B डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लाइन सरफेस इंटीग्रल फॉर B डॉट ds इज इक्वल टू जीरो, दैट इज नोन एज अ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो लेट अस सपोज अगर कोई चार्ज है यहाँ पर एक है ये, एक ये है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से यहाँ अगर आपने नॉर्थ को ये ले लिया है मान लो, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जहां जा रही है वहीं खत्म भी हो रही है ना, मतलब आपका कोई सरफेस से बाहर नहीं निकल रहा, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वही उसका एंडिंग पॉइंट है। मतलब हम स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एग्जैक्टली तो नहीं कहते, पर जहां से लाइन शुरू हुई वहीं वापस आके कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर अ क्लोज लूप, इस लॉ के हिसाब से क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप क्लोज सरफेस इज जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा, टोटल जहां से शुरू हुआ है वही वापस हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, B डॉट ds का इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तीसरा लॉ है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो तीसरा लॉ जिसके ऊपर आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन बेस्ड है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके हिसाब से अगर हम स्टेटमेंट लिखें तो लाइन इंटीग्रेशन फॉर E डॉट dl, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस स्टेट दैट the electric field is produced by change in a magnetic field। तो ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है ना, और उसके कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये आपका बता रहा है, दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डेल पाई बाय डेल। तीसरा लास्ट जो लॉ है जिसके ऊपर हम मैक्सवेल्स की चौथी इक्वेशन देखेंगे, दैट इज एन एम्पियर्स सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ। तो उस फोर्थ लॉ के हिसाब से, एम्पियर्स लॉ के हिसाब से, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो ऑफ I, या हम लिख सकते हैं इसको डिवाइड कर दे तो भी हम इसको लाइन इंटीग्रेशन ऑफ D डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे चार बेसिक लॉ हो गए जिसके आधार पर हम मैक्सवेल्स की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम पहला मैक्सवेल्स की इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट, ठीक है, तो मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के वजह से, जिसके हिसाब से द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ एरिया एलिमेंट सरफेस इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट एलिमेंट एंड वेक्टर एरिया ds। यानी आपको फिर से याद दिला दूं, जो हमने गॉस लॉ कहा था उसी को मैंने थोड़ा सा साइंटिफिकली बोला कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स इक्वेशन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर आधारित है, और उस गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टेटमेंट है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एलिमेंट एंड अ वेक्टर एरिया ds। यानी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज phi E is equal to line integration for a closed loop surface E dot ds। ठीक है, इस तो अब यहाँ पर अगर आपने क्लोज सरफेस S बनाई है तो हमने पढ़ा था टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू कितना, Q बाय एप्सिलॉन जीरो, दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन जीरो। यही मेरा क्या था, आपका पहला आपका गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक था। तो अब हमने एक इक्वेशन लिख ली बाय द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कि phi is equal to line surface integration of E dot ds is equal to Q by epsilon zero for a closed loop। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E dot ds is equal to Q by epsilon zero, ये हमारी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब
मुझे ये मालूम है कि अगर कोई भी चार्ज है वो क्लोज सरफेस के अंदर है एंड इट इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर मैंने कोई सरफेस कंसीडर करी, उस पर कोई चार्ज है क्यू और वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहां पर उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, रो है, तो मैं चार्ज को लिख सकती हूँ क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन या 3 बार इंटीग्रेशन रो डीवी। इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, चार्ज अगर मैंने कोई क्लोज सरफेस, क्योंकि आपने कहा कंसीडर किया है, एक क्लोज सरफेस पे कंसीडर किया है, तो क्लोज सरफेस पे अगर आपने चार्ज क्यू जो है वो इनसाइड है क्लोज सरफेस के और वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब अगर हम मानते हैं तो रो क्या है आपकी, चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल चार्ज जो आएगा वो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई मेरी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जहां पर मुझे चार्ज दिख रहा है वहां पर मैं क्या लिख दूं, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर, तो हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट हो गया ये, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद द, अगर आप देखें तो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल ये दो रिलेशन है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारी मैक्सवेल्स की इक्वेशन हो गई है फर्स्ट इन अ इंटीग्रेशन फॉर्म। अगर हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद अवर मैक्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अभी हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन लिखी थी, तो हमारी थर्ड इक्वेशन कंपेयर करने पे आया था सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन दैट इज रो बाय एप्सिलॉन जीरो डीवी, है ना, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो अलग होगा, ई वन एप्सिलॉन जीरो, तो दिस इज नोन एज अ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन अ इंटीग्रल फॉर्म। अब अगर हम इसे कंपेयर करना चाहें तो हम इसे विद द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, यहाँ तक। ठीक है, आप कंसीडर करें तो सरफेस इंटीग्रेशन for E dot ds by Gauss divergence theorem is equal to volume integration of del dot E dv। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में इट इज अ रिलेशन बिटवीन द हाउ टू कन्वर्ट द सरफेस इंटीग्रल इनटू द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू द सरफेस, सो इट इज विल बी द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ A dv। तो A की जगह हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लाइन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट E dv। अब ये जो वैल्यू है मैं इसकी जगह इसको पुट कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते, कंपेयर कर ली इन दोनों को, तो ये दोनों इसके बराबर होंगे। इसका मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई डीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो में बाहर लिख देती हूँ रो डीवी। ठीक है, तो अब ये आपका कंपेयर कर ले, तो इसका मतलब ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके, तो क्या हो गया, डेल डॉट E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन जीरो। आपकी ये हो गई मैक्सवेल्स इक्वेशन। अगर आप इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप एप्सिलॉन भी लिख सकते थे, कई जगह किताबों में आपको एप्सिलॉन भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, अपन ने वो भी लिखा है, हमने एप्सिलॉन जीरो अकेला कंसीडर किया, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 कंसीडर किया। अगर मान लीजिए इफ अ मीडियम इज होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक है, तो इसी इक्वेशन को हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज डेल एप्सिलॉन लिख रही हूं मैं अभी हाल फिलहाल, एप्सिलॉन ई, ये हो गया आपका दैट इज डेल डॉट एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन जीरो, अगर आपका एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर है तो दैट विल बी इक्वल टू रो। तो ये आपकी इक्वेशन होगी। अगर अपन चाहें तो पहले से, अगर आपको याद होगा तो d इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, एप्सिलॉन ई, तो या अगर आप एप्सिलॉन जीरो भी लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, दैट इज डेल डॉट d इज इक्वल टू रो। तो ये आपका फर्स्ट मैक्सवेल्स की इक्वेशन आ गई, जहां पर आपका d क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है,
अब हम देखते हैं मैक्सवेल्स की सेकंड इक्वेशन। तो मैक्सवेल्स की सेकंड इक्वेशन में हमने बोला था कि हम सेकंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यानी गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर अ क्लोज लूप इक्वल टू जीरो, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। और हमें ये पता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती है, ठीक है। मतलब उसके अंदर ना तो वो सोर्स की तरह होता है, ना ही कोई सिंक के, मतलब जहां से शुरू हुई वहीं पे वापस खत्म होती है, तो एक क्लोज लूप होता है। तो दैट्स व्हाई आपका नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। यानी अगर हम बात करें इनकमिंग और आउटगोइंग का फोर्स सेम हो गया, तो नेट आउटगोइंग या नेट फ्लक्स की जो वैल्यू बात हम कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर हम लिखें तो क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन फॉर b डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी क्या हो गई, मैक्सवेल्स की सेकेंड इक्वेशन। यानी इसमें स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या कहा, द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। हमें ये पता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो इस फॉर्म में क्लोज कर्व के फॉर्म में होती है, मतलब जहां से वो शुरू हो रही है वहीं वापस जाती है। जैसे यहाँ से शुरू हुई तो ये वापस यही आई, तो मतलब एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म करा। अगर हम ये मैग्नेट भी करें तो ऐसा थोड़ी ना कि ये बाहर हो गई, ये यहाँ पर, ये जहां से जिस पॉइंट से शुरू हुई उसी पॉइंट पर वापस आ गई, मतलब नेट फ्लक्स की वैल्यू आपकी जीरो हो गई। देयरफॉर नेट फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर वी कैन राइट इट डाउन दैट फॉर अ क्लोज सरफेस b डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम, ये हमारी मैक्सवेल्स की इक्वेशन हो गई, किसके लिए, इन इंटीग्रल फॉर्म। अब हम इसे अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर अब हम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में कंपेयर करेंगे, यानी हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ b dv, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वेशन बराबर होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जीरो है, ये वाली चीज जीरो है। इसका मतलब डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, यानी डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी मैक्सवेल्स की सेकेंड इक्वेशन हो गई इन अ डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब हम आते हैं मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन पे। तो मैक्सवेल्स की जो थर्ड इक्वेशन है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट whose direction is always opposite to the change responsible for its production। ये आपने पढ़ा है स्कूल में कि हमने क्या कहा कि फैराडेज लॉ ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी चार्ज सर्किट चार्ज से लिंक्ड है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो उसका अपोज करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ईएमएफ को, तो ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे मान रहे हैं। ईएमएफ इज, मैं यहाँ पर ई लिख रही हूँ, ठीक है। इज इंड्यूस ना क्लोज सर्किट इनक्लोजिंग अ सरफेस एस। तो अगर मैंने माना कि क्लोज सरफेस एस है, उसमें इंड्यूस ईएमएफ है, तो अगर हम इसे लिखना चाहें लिंक विद द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी फाई बी बाय dt। ये आपकी मैक्सवेल्स की सेकेंड इक्वेशन थी। इक्वेशन याद रहने के लिए, ये आपकी मैक्सवेल्स की डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया, इंटीग्रेशन फॉर्म में हो गया। ये हो गया मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आपने ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन की बात करें कि अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, एक क्लोज सरफेस है, तो कितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के वर्क के बराबर होगा। अगर मैं उसको लिखना चाहूँ मैथमेटिकली तो मैं लिख सकती हूँ द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ईएमएफ। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई हो गया, छोटा सा सेक्शन जो मैंने लिया वो हो गया आपका डीएल डीआर डीएस, जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। दैट इज इक्वल टू किसके, ई के बराबर। तो एक इक्वेशन तो मेरी ये हो गई, एक इक्वेशन मेरी ये हो गई,
ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को कैसे लिखा, मैंने ये माना कि वर्क डन है किसी पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए इन अ क्लोज सरफेस वो इक्वल होता है ईएमएफ के। इन अदर वर्ड में कहूं तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज ईएमएफ इज इक्वल कोस लाइन इज इक्वल टू इस सरफेस इज इक्वल टू ई। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं फाई, तो फाई इज इक्वल टू ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ, फाई बी इज इक्वल टू कितना था, लाइन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ठीक, तो लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इज इक्वल टू ई के बराबर था, मतलब ईएमएफ के बराबर था, और फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस के था, जहां पर आप क्या है एस सरफेस जो है बाउंडेड है उसके अंदर अपने क्लोज सरफेस माने। अब इन तीन इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो मैं ई की जगह लिख सकती हूँ लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप ई डॉट डीएल, और फाई की जगह लिख सकती हूँ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस। तो क्या हो गया मेरे, इसकी जगह पुट कर दूं मैं, इसकी ये ई को मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल। ठीक है, बस हाँ ये बात ध्यान रखेंगे, आप एस लिखेंगे तो सरफेस इंटीग्रल से सरफेस ना कंसीडर करें, है ना, इसलिए आर एल जो भी लिखना है वो लिख सकते। ठीक है, ये आपके पास हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएक्स। ठीक है, यहाँ पर एस आपका सरफेस के लिए और एल आपका लाइन के लिए, ठीक है, उसमें से छोटा सा सेक्शन। अब ये आपकी इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना चाहे तो डेल बी बाय डेल टी, और इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, तो दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन डेल डी बी बाय डी टी या डेल बी बाय डेल टी इज इक्वल डॉट डी एस। ये हमारा हो गया मैथमेटिकली मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी ये आपकी मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इंटीग्रेशन फॉर्म। अब यहाँ ध्यान दें तो सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल आ रहा है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, स्टोक्स थ्योरम में। तो स्टोक्स थ्योरम को अगर हम बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम में, तो स्टोक्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट डीएस। तो इसी टर्म्स में हम लिख लें तो लाइन इंटीग्रेशन क्या था, ई डॉट डीएल, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप। ठीक है, मैं ऐसा लिख दे रही हूँ, फॉर अ क्लोज लूप डेल क्रॉस ई कर्ल ऑफ ई जो कहा था अपन ने डॉट डीएस। ठीक है, तो ये आपके वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये रख दें और कंपेयर कर लें तो हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन अ डिफरेंशियल फॉर्म। तो अभी हमने मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन लिखी ना इंटीग्रल फॉर्म, वो था हमारा लाइन इंटीग्रेशन और ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, माइनस का साइन में इसलिए लगा रही हूँ कि वो अपने था ही, डेल बी बाय डेल टी डॉट डीएस। ठीक है, और जैसा हमने कहा कि हम मैक्सवेल्स की इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है और आपका लाइन इंटीग्रेशन है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल किया बाय स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E for a closed loop E dot dl is equal to surface integration for a closed loop that is equal to del cross E या कर्ल ऑफ E डॉट ds। ठीक है, अब ये इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, माइनस फॉर अ क्लोज लूप डेल बी बाय डेल टी डॉट ds is equal to surface integration of curl of E dot ds। ठीक है, अब अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब किसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल क्रॉस ई यानी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। तो ये हमारी मैक्सवेल्स की इक्वेशन हो गई, दैट इज का थर्ड इक्वेशन इन अ डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारी मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन है। अब हम निकाल रहे हैं मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन।
मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन जो है वो इट इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किट लॉ, जिसके हिसाब से लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी ओवर अ क्लोज पाथ विल बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट अ क्लोज सरफेस। यानी अगर मैं बोलूं तो इसका स्टेटमेंट क्या था एम्पियर सर्किट लॉ का, कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड over a closed path is equal to line integration of a magnetic field over a closed path। तो अगर आपने ये पाथ लिया, ये पूरा गोल हो गया, तो छोटा सा सेक्शन कितना हो गया dl, और उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो b डॉट dl फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम of the mu time that of the current flowing through the closed surface। अब इस करंट को हम लिख सकते हैं आपके दो टर्म में, दैट इज कंडक्शन करंट एंड अ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमारा आ गया दैट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, अभी मैं इसको छोटे में लिख रही हूँ, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई इस मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन की। ठीक है, अब मैंने नेट करंट जो फ्लो हो रहा है उसको मैंने कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट में करा है, तो करंट डेंसिटी भी क्या होगा आपका, दो कंडक्शन करंट के कारण कंडक्शन करंट डेंसिटी होगी और एक होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो हम जो आई है करंट डेंसिटी को हम, या कंडक्शन करंट डेंसिटी को या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट को, सॉरी, कंडक्शन करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट को कंडक्शन करंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के टर्म में लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं आई सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लाइन डेंसिटी फॉर अ क्लोज सरफेस जे कंडक्शन करंट डेंसिटी डॉट डी एस। ये हो गया हमारा पहली चीज। और इसी तरह से हम आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट को लिख रहे हैं आई डी इज इक्वल टू लाइन सरफेस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप जे डी डॉट डी एस, जहां आई सी और आई डी हो गया कंडक्शन करंट, और जे सी और जे डी हो गया कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो अब हम इसको, इस इक्वेशन को लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे रहे हैं, इन दोनों को हम ऊपर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, म्यू बाहर है तो ये आ गया। अब इस आई को हम लिखा था आई सी प्लस आई डी, और आई सी को लिख दिया ये और ये, तो हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी लाइन इंटीग्रेशन फॉर एस सरफेस जे सी डॉट डी एस प्लस कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप जे डी डॉट डी एस। ठीक है, अब जे डी जो होता है दैट इज वी कैन राइट इट डाउन एज डेल डी बाय डेल टी, ये हम लोग को मालूम है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज, इसको हम लिख देंगे डेल डी बाय डेल टी, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको अलग लिख देते हैं, दैट इज सरफेस लाइन इंटीग्रल फॉर अ क्लोज लूप बी डॉट dl is equal to mu times that is surface integration। अब क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन दोनों में कॉमन है ना, और जेडी को क्या लिख रहे हैं हम, डेल डी बाय डेल टी लिख रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं जे, और जेसी को मैंने जे लिख दिया, दैट इज डेल डी बाय डेल टी, और ये ब्रैकेट बंद डॉट डी एस। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। अब आप चाहें तो म्यू से नीचे को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन फॉर्म में हो गया है आपका मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन। हम इसे थोड़ा सा रिराइट कर रहे हैं, तो म्यू को मैंने नीचे डिवाइड किया है, तो हमने पढ़ा था b इज इक्वल टू कितना h, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b बाय म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर h के टर्म में अगर आपको लिखना है तो दैट इज क्लोज लूप h डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ j प्लस डेल डी बाय डेल टी का डॉट ds। ठीक है, ये आपकी हो गई मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रेशन फॉर्म। अब हम जैसा देख रहे हैं यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन में रिलेशन दिख रहे हैं हमें, तो हम क्या यूज कर लेंगे, आपका स्टोक्स थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम हम यहाँ लगा दे रहे हैं, दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ b डॉट ds। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम,
क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप बी डॉट dl is equal to surface integration for a closed loop that is curl of b डॉट ds। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप, क्योंकि इस मेन इक्वेशन हमारी 1 2 हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4। तो हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन निकाली थी ना, इंटीग्रल फॉर्म। अब हम स्टोक्स थ्योरम से उसे जब कंपेयर कर रहे थे इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ, तो हम लिख सकते थे कि लाइन सरफेस इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप दैट इज कर्ल ऑफ b that is del cross b dot ds is equal to क्या था आपके पास, म्यू सरफेस इंटीग्रेशन था दैट इज j प्लस डेल d बाय डेल t डॉट ds। ये दोनों साइड सरफेस इंटीग्रेशन हो गया, इसका मतलब ये वाली टर्म किसके बराबर हो गई, दिस वाली टर्म के, यानी कर्ल ऑफ b इज इक्वल टू म्यू j प्लस डेल d बाय डेल t। ये आपकी मैक्सवेल्स इक्वेशन होगी। अब आप चाहें तो इसको b को म्यू को नीचे डिवाइड कर दें, तो अगर आप b अपॉन म्यू इज इक्वल टू h, तो ये आपके पास हो जाएगा कर्ल ऑफ h इज इक्वल टू j प्लस डेल d बाय डेल t। ठीक है, ये आपके मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन होगी। अब अगर हम आपकी फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, तो हमारी मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन क्या बनी थी। पहली इक्वेशन बनी थी डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, या हम लिख सकते थे डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो। तो पहली मैक्सवेल्स की इक्वेशन थी डेल डॉट E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, पहली। दूसरी मैक्सवेल्स की इक्वेशन थी डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0, या तीसरी इक्वेशन थी कर्ल ऑफ E डेल क्रॉस E is equal to minus del b by del t, and चौथी थी आपके पास कर्ल ऑफ b is equal to mu j that is del cross b is equal to mu j plus del d by del t। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पर करंट डेंसिटी, एप्सिलॉन, परमिटिविटी और परमिटिबिलिटी के टर्म्स में लिखा है, अब क्योंकि अगर हम फ्री स्पेस में बात करें, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो रो बराबर भी कितना हो जाएगा, 0, और जे बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। यानी आपका जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाएगा, और म्यू जो होगा वो म्यू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब हम अगर मैक्सवेल्स की इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारी ये क्या हो जाएगी, आपके पास रो 0 हो गया, मतलब मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी डेल डॉट E इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि रो 0 हो गया। डेल डॉट बी दूसरा हो जाएगी डेल डॉट बी इक्वल टू 0। तीसरी हो जाएगी यहाँ पर डेल बी, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू बी है, डेल डी बाई डेल टी। एंड चौथी जो हो जाएगी आपके पास डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। और चौथी जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, आप क्योंकि जे 0 हो जाएगा तो दैट विल बी म्यू 0। ठीक है, ये हो गया, दैट इज डेल डी बाय डेल टी। तो आप अलग अलग केसेस में मैक्सवेल्स की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। अगर आपको वैक्यूम में कहा है, अगर आपसे फ्री स्पेस में कहा है, तो इस तरह से आपकी मैक्सवेल्स की इक्वेशन ड्राइव हो जाएंगी। ये आपकी फाइनल मैक्सवेल्स की इक्वेशन हो जाएगी एप्सिलॉन। अब आप चाहें तो इसको म्यू 0 लिख सकते हैं, या आप एप्सिलॉन 0 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डी के टर्म में लिखा है तो डी इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन 0 इंटू ई। तो उसको हम रीराइट भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। ये आपके मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन इस टर्म में भी लिखी जा सकती है, और अगर आपको लगे तो म्यू 0 से डिवाइड कर दीजिएगा, इट विल बी डेल क्रॉस ई एप्सिलॉन 0 डेल्टा ई बाय डेल्टा। तो हमने आज मैक्सवेल्स की चारों इक्वेशन को लिखना सीखा। हमने देखा कि मैक्सवेल्स की चार इक्वेशन बेसिकली चार लॉ के ऊपर निर्भर करती है। गॉस लॉ के ऊपर, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, एम्पियर सर्किट लॉ एंड आपका फैराडेज लॉ। ठीक है, तो इन चारों लॉ को यूज करके हमने मैक्सवेल्स की चारों इक्वेशन को ड्राइव करना सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।